अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ मज़ीद सवालात उसके ही हवाले से आपके लिए ये वीडियो आपकी पेश खिदमत है कि हमारे पास अगर गोल्ड रहा है और हमारे पास अगर प्रॉपर्टी रही है तो हम लोग किस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट को फिक्स करेंगे। देखो, मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन बीइंग अ बैंकर तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया है कि भाई बैंक स्टेटमेंट हम लोग किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। तरीक़ेकार मैं बता दूंगा, और जहाँ पे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। और अगर आप इटली के लिए अपना केस परसू कर रहे हैं, अपना अपने आपने स्टार्ट कर दी है जर्नी, तो बेहतर ये है कि सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक कर दो को वीडियो को, लाइक कर दोगे अगर वीडियो को, तो वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस में मिलती रहेंगी। सो गाइज, हमारे पास ये वाला इशू आता है कि देखो यार, हम लोग बॉर्न रिच तो होते नहीं है, वी आर नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तो वी नीड टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हर कोई सोने का निवाला तो पैदा नहीं हुआ ना सोने का तवाला लेके, तो हमें थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अब हमारे पास अक्सर ये आज के टाइम पे काफ़ी ये सवाल आ रहे हैं कि सर, हमारे पास अगर गोल्ड था, हमने उसको बेचा, तो हम उसकी पेमेंट जो कराएंगे वो किस तरह कराएंगे जमा। अक्सर ये सवाल भी आता है कि भाई हम लोग एक साथ पैसे जमा करवाएं या फिर ट्रांचेस में पैसे जमा कराएं। तो मैं उस पर पहले गोल्ड एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर आपके पास गोल्ड रहा है, ठीक है, वो पिछले सालों में ऐसा होता था कि आपके पास आप गोल्ड की सेल रिसीट बनवाते थे किसी सुनार की दुकान पे जाके, और वो सेल रिसीट आप लेकर अपने अकाउंट में अंदर जब पैसे डिपॉजिट हो जाते थे, तो जब आप लेकर जाते थे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, इटालियन एम्बेसी उस पर वीज़ा लग जाते थे। बट दिस ईयर इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ऐसा नहीं होगा। आपके पास वो गोल्ड था, तो वो गोल्ड आप ही का था, तो ये कैसे जस्टिफाई करोगे? तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके टैक्स रिटर्न्स हैं कि आपकी वालदा के पास अगर गोल्ड था, या आपकी फैमिली में गोल्ड था, या आपके जो स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर कैन बी एनी ऑफ योर एफआरसी फैमिली मेंबर, जो एफआरसी के अंदर आपका आ रहा है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बेस पे, जो आपकी फैमिली में आ रहा है, उसी को वो ही आपका स्पॉन्सर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके वालिद साहब के पास उनके पोजेशन में कुछ गोल्ड का अमाउंट गोल्ड था, 10 तोला, 20 तोला, 1 तोला, 2 तोला, और आप उसी की बेस पे बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन किस तरीके से जायज़ होगी? वो इस तरीके से जायज़ होगी कि आप जो है वो टैक्स रिटर्न्स के अंदर शामिल करोगे पिछले साल में, जब आप उसको बेचोगे। सही है, अगर आपने 1 तोला 10 तोला भेज दिया सोना, ठीक है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट जो कि 28 लाख रुपए वो कवर हो गई, तो वो जिस दुकान को आपने बेचा होगा, उस दुकान वाले ने आपको चेक देना है उसके नाम का जिसका वो सोना था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी वालदा का वो सोना था, पोजेशन में था, तो आपकी वालदा टैक्स रिटर्न फाइल करेंगी और उसके अंदर शो करेंगी कि भाई मेरे पास ये 10 तोला सोना रखा हुआ है। ठीक है, तो वो वहां पे जस्टिफाई हो जाएगा कि उनके पोजेशन में वो गोल्ड था। जब वो बेचेंगी सोनार को, तो सोनार उन्हीं के नाम का चेक देगा, वही चेक आप डिपॉजिट करोगे और आपकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन हो जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, अब टैक्स के अंदर उनको टैक्स नेट के अंदर कैसे लाना है अपनी वालदा को, तो दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट ब्रीफ, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान में सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, कि भाई आपको इसके लिए एक टैक्स कंसल्टेंट चाहिए होगा। टैक्स कंसल्टेंट के पास जाओगे, उसको ये सिनेरियो बताओगे कि भाई इतना तोला सोना है, इस तरीके से जस्टिफाई करना है, तो वो आपको हेल्प आउट कर देगा। आई डोंट नो वो कितने चार्जेस लेता है। अभी हमने 10-15 हज़ार पिछली वीडियो के अंदर कोट कर दिए थे, तो वो बोल रहे हैं नहीं असल भाई यहाँ पे तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये का रेट चल रहा है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेट्स हाउ मच इज गोइंग टू चार्ज, लेकिन होगा इसी तरीके से, ट्रांजैक्शन इसी तरीके से होगी। आपको शायद टैक्स लॉयर भी यही तरीका बताएगा। ठीक है, एक तो हो गई ये गोल्ड के थ्रू आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन करनी है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है प्रॉपर्टी की। अब हर किसी के पास जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बचपन में या जब हम छोटे होते थे तो हमें बताया जाता था कि भाई आपके हमारे किसी दोस्त के वाले साहब ने एक अच्छे वक्तों में एक प्लॉट ले लिया था। अब वो प्लॉट जो है वो बेसिकली बच्चों के नाम पे रखा हुआ है कि कभी उनको ज़रूरत हुई
तो वो उसको बेचेंगे, वो पैसे वहाँ से खुले कराएंगे और खुले कराने के बाद जो है वो उस बच्चे को दे देंगे। लेकिन एवरीवन इज नॉट प्रिविलेज्ड, लेकिन जो प्रिविलेज्ड हैं, जिनके वो प्रॉपर्टी के थ्रू वो सेल करके वो कोशिश ये करेंगे भाई उनकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपने जाके प्रॉपर्टी बेची, अकाउंट में पैसे डाले और आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो जाए शुरू हो गई। इसको जस्टिफाई हमने इस तरीके से करना है कि अगेन द स्पॉन्सर जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, ही इज गोइंग टू बी योर स्पॉन्सर और शी इज गोइंग टू बी योर स्पॉन्सर। लाइक आपकी मदर का वो प्लॉट था, आपके नाम पे वो प्लॉट था, या आपके वाले साहब या बहन भाई जिसके नाम पे भी वो प्लॉट था, उसके टैक्स रिटर्न्स आपने बनवा लेना है, ठीक है। और उसके अंदर उस प्रॉपर्टी का जिक्र होना चाहिए टैक्स रिटर्न्स के अंदर, ठीक है। जब उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स रिटर्न्स का जिक्र होगा तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम की होगी, वो जस्टिफाई होगा कि भाई ये प्रॉपर्टी इन्हीं साहब की है। एफआरसी से आपका रिलेशनशिप उनसे डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई ये रिलेशनशिप है, जो एप्लीकेंट है, जो आप हैं, जो जो इटली का वीज़ा परस्यू करने की कोशिश में है, तो उससे आपका रिलेशनशिप जस्टिफाई हो जाएगा, प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो जाएगी। अब उस प्रॉपर्टी को आपने पैसे जब सेल आउट करना है तो उसकी सेल डीड बनती है, प्लस उसके काफ़ी सारे, कराची के अंदर तो बहुत से और भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइक सर्च एक सर्टिफिकेट बनता है। इसके अलावा और भी बेतहाशा मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन सर्च सर्टिफिकेट भी एक होता है, ठीक है। जो इलाके का जो डीसी ऑफिस होता है वहाँ से आपका सर्च सर्टिफिकेट निकलता है, तो उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी जिसकी होती है उसका नाम आ रहा होता है। तो ट्राई टू गैदर ऑल दीज काइंड ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिससे ये रिलेट हो कि ये प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पे है। फिर बाय द एंड ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेल एग्रीमेंट जब हो जाता है, उसके अंदर भी मुझे याद है कि कुछ स्टैम्प पेपर्स लगते हैं। स्टैम्प पेपर के, वो स्टैम्प पेपर ऐसा नहीं होता, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है। जो सेल डीड होती है उसकी भी एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 लाख रुपए का एक फ्लैट है या अपार्टमेंट है या प्लॉट है, तो उसकी एक वैल्यू है जो स्टैम्प पेपर की ड्यूटी आपने पे करनी होती है। जब आप वो परचेज करते हो, वो कभी कभार स्टैम्प पेपर 10,000 का होता है, कभी 20,000 का होता है, उसके अंदर एक वैल्यू होती है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एग्जैक्ट, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या होती है, बट इफ एज फार एज आई रिमेंबर तो उसके अंदर ये चीज़ लाजमी आती है कि उसके अंदर एक अमाउंट का स्टैम्प पेपर लाजमी लगता है, स्टैम्प टिकट्स सॉरी लगते हैं। तो वो 10,000 20,000 के जो स्टैम्प पेपर लगते हैं उसके अंदर उस बंदे का सेल डीड के ऊपर नाम आ रहा होता है उस बंदे का, कि भाई ये फॉर एग्जांपल मुकर्रम साहब की है, तो वो मुकर्रम साहब का नाम आ रहा है, उसके ऊपर स्टैम्प पेपर्स लगे हुए हैं और वो स्टैम्प ड्यूटीज़ भी पे हुई हुई हैं, जो छोटे छोटे टिकट्स होते हैं 5-5 10-10 हज़ार या 2-2 हज़ार के, तो वो भी लगते हैं। तो उससे भी जस्टिफाई हो जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, ठीक है। तो जब उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसका सेल एग्रीमेंट हुआ है, एफबीआर के अंदर वो चीज शामिल है, तो दैट बिकम्स अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जब जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो गई तो कभी कभार होता ये है, कराची का तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कि भाई एट द टाइम ऑफ जब आप टोकन पे करते हो तो टोकन का आपको 10% मिलता है। जब आप कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी की सेल आउट करो तो वो 10% टोकन पे कर देता है, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि यार मैं इस महीने इसका पे करूंगा, इस महीने इतना पे करूंगा, इस महीने इतना पे करूंगा, एज फार एज आपका उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है कि भाई इस तारीख को फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को मैं 10 लाख रुपए पे करूंगा, 15 जुलाई को मैं 30 लाख रुपए पे करूंगा, और आखिर में जो रिमेनिंग पैसे बचेंगे 20 लाख रुपए वो मैं इस तारीख को पे कर दूंगा। तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, चेक की कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है। चेक की कॉपीज आपने, जो बंदा खरीद रहा है उसी के नाम से आपने चेक ले लेने उस बंदे से। कभी कभार एट टाइम्स ये भी होता है कि वो बंदा जो बायर होता है वो पे नहीं कर रहा होता, वो किसी और का चेक दे देता है। लेकिन एज फार एज चेक इज डिपॉजिटिंग इन योर अकाउंट, आपके नाम का वो चेक है, तो उसकी भी कॉपी करवा लो। मतलब कोई बहाना, कोई टोपी हमने करानी नहीं है, हमने जेन्युइन काम करना है, हमने सीधा काम करना है। और हमने इटालियन एम्बेसी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट छोड़ना ही नहीं है जिस पर वो हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर सके, ठीक है। एक एक तरीके से पकड़ लो, कोने से पकड़ लो उनको कि भाई आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हो, चेक हमारे नाम का नहीं है, ये रहा चेक। आप हमें सेल डीड हमारे के नाम की नहीं है, ये नहीं हमारी सेल डीड। आप उनको कोई मौका देना ही नहीं। उसके बाद जब वो पैसे आपके या तो ट्रांचेस इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, एक साथ आ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अक्सर स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हैं कि भाई 2 साल मतलब हमारे प्रॉपर्टी जो है वो एक साथ पैसे नहीं आए उसके,
ठीक है। बट एज फार एज आपकी सेल डीड हुई है तो सेल डीड आपका इटालियन एम्बेसी से इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। अगर जेन्युइन सेल डीड होगी तो वो उस पर इटालियन एम्बेसी आपको रिजेक्शन नहीं देगी, ठीक है। 90% श्योर के नहीं मिलेगी। तो ट्रांजैक्शन करना और ट्रांजैक्शन को लीगल तरीके से करना उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। हमें बस वो समझना है कि ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से जस्टिफाई हो सकती है। तो अगर आपकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो और आप परेशान हो कि यार ये इंस्टॉलमेंट में पैसे आ रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इंस्टॉलमेंट में भी आ सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ को भी कंफ्यूज करते हैं कि यार हमें छोटे ट्रांचेस में पैसा लेना चाहिए, सही है। छोटी ट्रांजैक्शन यानी कि अगर 28 लाख की बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो वो छोटे छोटे पैसे करके डालने चाहिए। यार ये ना मिसकंसेप्शन है, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन ऐसे कि ये वो काम करते हैं जिनके पैसे जेन्युइन नहीं होते, वो किसी से पैसे बोरो करके डाल रहे होते हैं। तो मैं ये बात बता चुका हूँ कि पैसे बोरो वाली कहानी खत्म हो चुकी है, वो वीज़ा नहीं लगेगा आपका, आप फंस जाओगे, आप उसको जस्टिफाई कर करके थक जाओगे। आप मुझसे पूछते हो कि मैं आपको बताऊं तरीका कि यार वो जस्टिफाई कैसे करना है, तो मैं नहीं बता सकता यार, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझसे अगर आज के पूछते हो कि यार रसूल भाई इसका क्या तरीका, हम किसको कैसे जस्टिफाई करें, आई वोंट बी एबल टू टेल यू दैट। इसके लिए सबसे बेहतर अगर ज़्यादा फंस रहे हो ना तो टैक्स कंसल्टेंट से मालूम करो, जुगाड़े वो बताएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को जेन्युइन किस तरह तरीके से आपने शो करना है और कौन कौन से प्रूफ्स अटैच करना है, मैं वो आपको बता सकता हूँ भाई। तो प्लीज़ एक एक डॉक्यूमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, पैसे ट्रांचेस में आए या एक साथ आए, इट डजेंट मैटर। इस चीज़ से परेशान मत हो, लोगों की बातें फालतू की मत सुनो कि भाई आपने छोटे छोटे पैसे डलवाने हैं। भाई क्यों डलवाने हैं जब उसके स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपए का प्लॉट है और 50 लाख का ही हमने बेच दिया, उसके नाम से पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर जमा हो रही है, सेल डीड में मेरा नाम है। तो आप मुझे खुद बताओ कि इसके ऊपर ये छोटे पैसे डलवाने से क्या होगा। एक साथ पूरे पैसे डलवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहले की सेल डीड हुई है और आपके पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आपके वालिद साहब मतलब टैक्स फाइलर नहीं थे, तो टैक्स फाइलर बनवा दो, ठीक है। क्योंकि बीइंग अ टैक्स फाइलर इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, तो उनको दिखा दो। टैक्स फाइलर के पास जो टैक्स फाइल करता है कंसल्टेंट या लॉयर जो होता है उसके पास जाओ, उसको बोलो भाई ये सेल डीड हुई है पहले की, इसको आप जस्टिफाई कर दो, वो आपको जस्टिफाई कर देगा। सो गाइज प्लीज ट्राई टू स्टिक टू बेसिक्स, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ कि ये किस तरह होगा कैसे होगा। अपनी कोशिश हमने करनी है और हमने एज सिंपल एज पॉसिबल रहना है। हमने इधर उधर की हवाइयाँ नहीं मारनी। प्लीज़ जो है, जो चीज़ है जेन्युइन है, उसको जेन्युइन रहने दो। उसके अंदर दिमाग मत चलाओ कि एक्स्ट्रा एफिशिएंट मत बनो कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। सो जस्ट ट्राई टू स्टिक टू बेसिक्स। ज़्यादा घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा ऑफिसर मस्जिद उसको घुमाना नहीं है, उसके सामने चीज़ें हमने सिंप्लीफाइड रखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना उन लोगों से जो इटली का प्रोसेस कर रहे हैं। कोई और सवाल हो तो डू लेट मी नो। अपना ख्याल रखना, पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।